आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक के ऊपर जिसको डिस्कस करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बताता हूँ क्यों। इससे पहले, यदि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं और आपके माइंड में बहुत बार ये क्वेश्चन आते हैं ड्यूरिंग द रिटेलिंग, ड्यूरिंग द सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स, या कई बार लोग भी ऑब्जेक्शंस खड़ा कर देते हैं जब हम कोई बड़ी बड़ी प्रोडक्ट पिचिंग ट्रेनिंग टाइप करते हैं, प्रोडक्ट लॉन्चिंग टाइप करते हैं, तो कि भाई ये प्रोडक्ट यहाँ नहीं चलेगा, ये प्रोडक्ट बहुत महंगा है, या फिर आपको डाउट आने लग जाता है यार कि यार लोग बार बार बोल रहे हैं यार प्रोडक्ट महंगा है, या फिर ये प्रोडक्ट नहीं चल पाएगा, ये प्रोडक्ट सच में मुझसे बिक भी नहीं रहा क्योंकि इसके प्राइस ज्यादा है या कम है, या इसके लिए सही लोग मुझे नहीं मिल रहे हैं। कभी लोग क्या कहते हैं कि भाई हम बीमार हैं क्या, हम कोई दवाइयाँ थोड़ी लेंगे, या फिर ये प्रोडक्ट तो कहीं भी मिल जाएगा। इस तरीके के प्रोडक्ट डिटेलिंग पे बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं। नो डाउट बिजनेस बनता है टीम बनाने से, लेकिन वो टीम करेगी क्या। डायरेक्ट सेलिंग का जो लीगल फॉर्मेशन देखें तो दे हैव टू सेल द प्रोडक्ट डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द कंपनी एंड गिव टू द कस्टमर्स। जो भी उनका प्रोसेस है कंपनी डायरेक्ट देती हो या कैसे भी देती हो, बट दे हैव टू क्रिएट देयर कस्टमर बेस। अगर एक सस्टेनेबल हेल्दी बिजनेस बनाना है, जो हमने इस सीरीज की पहली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। नाउ हमने फिर डिस्कस किया कि कस्टमर साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने हम मार्केट के अंदर कैसे हमको डीलिंग करनी है बिना किसी को मतलब ये लगे कि यार ये हमारे रिलेशनशिप का इस्तेमाल कर रहा है, यूज कर रहा है पैसा बनाने के लिए, कमीशन बनाने के लिए, प्रोडक्ट चिपकाने के लिए। लेकिन हम डिस्कस करने वाले थे उसके बाद कोल्ड मार्केट में रिटेलिंग कैसे हो। लेकिन अब हम ये टॉपिक कहाँ से आया। एज यू ऑल नो, आप सभी को पता है, मैंने अनाउंस किया था कि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग में एमबीए का फर्स्ट प्रोग्राम, इवन एशिया का फर्स्ट एमबीए इन डायरेक्ट सेलिंग स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है। और अपनी ग्रेजुएशन के 8 साल बाद डायरेक्ट सेलिंग में मुझे 7 ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है। उससे पहले 8 साल पहले मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी। और उसके बाद अब मैं वापस एकेडमिक एजुकेशन के अंदर घुसा हूँ इन डायरेक्ट सेलिंग एमबीए, बिकॉज आई एम पैशनेट अबाउट डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन। एकेडमिक्स के अंदर और आगे जाने के लिए भी एक अथॉरिटी, एक स्पेशलाइजेशन बढ़ता है, दैट इज विल बी गुड थिंग, प्रॉफिटेबल थिंग। उसमें ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई और इस चैनल के ऊपर भी हम उसके लिए बहुत सारी शेयरिंग सीरीज लाने वाले हैं। तो वो आपको मंथ में 2 बार मिलेगी, 15 डेज में एक बार। अब वो 15 डेज इस वीकेंड तक कंप्लीट होगा, फर्स्ट 15 डेज तो मैं शेयर करूंगा। लेकिन कल एक बहुत ही स्पेशल सेशन हुआ था और उसमें मुझे बहुत ही डिफरेंट परसेप्शन मिला कि अरे यार, यहाँ भी तो गलती करते हैं हम लोग। यहाँ भी तो हम लोग, हम हर किसी को प्रोडक्ट बताने लग जाते हैं। हम हर किसी को अप्रोच करने लग जाते हैं। हमारे जो अप्लायंस होते हैं, कंपनी की ट्रेनिंग्स भी कई बार ये बोलती है। देखो, एक, अब अच्छा बुरा तो नहीं बोलूंगा, बट एक मैच्योर कंपनी हमेशा ट्रेन करती है कस्टमर को एक राइट ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि सेल्स बढ़ाने के लिए अप्लायंस भी उसमें मॉडिफिकेशन कर देते हैं। टीम ट्रेनिंग से बताया जाता है सबको बताओ, सबको बताओ, सबको बताओ, क्योंकि उनके लिए तो आप एक बहुत बड़ा नेटवर्क हो, एक ग्रुप हो, उसमें से आप बहुत लोगों तक पहुंचाओगे तो लो ऑफ एवरेज काम करने के लिए एक वॉल्यूम बढ़ेगा। उसमें बुराई में किसी की नहीं कर रहा, बट दैट इज ए ह्यूमन साइकोलॉजी। लेकिन हम सेल्स एंड मार्केटिंग के नजरिए से देखें, क्योंकि कल क्लास थी मार्केटिंग मैनेजमेंट, और जिन्होंने वो क्लास ली थी वो भी कोई नॉर्मल टीचर नहीं थे, है ना। उनका बैकग्राउंड बहुत अलग है, उनके बारे में मैं बताऊंगा। बट वहां से मुझे बहुत ही डिफरेंट परसेप्शन मिला कि अगर इसको इस तरीके से समझें तो हम उस राइट ऑडियंस तक पहुंच पाएंगे जो हमारा प्रोडक्ट ले सकता है, जो हमारा बायर बन सकता है। कस्टमर और बायर के बीच में डिफरेंस हमने समझ चुके थे। नाउ अब उस चीज को थोड़ा सा, उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो मैंने वहां पे सीखा था। सेम शेयरिंग मैं आपको यहाँ पे कर रहा हूँ, सेम स्लाइड्स है, सेम वहीं से उठाई हुई है। तो उस चीज को समझते हैं। देखो, पहले मेरा इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। देखो, सेल्स एंड मार्केटिंग टर्म आप लोगों ने सुना होगा, बहुत से लोग इसको नफरत भी करते हैं, बट असल में पैसा यहीं से बनता है। लेकिन सेल्स एंड मार्केटिंग कुछ परसेप्शन में डिफरेंट भी होते हैं, और असल में देखा जाए तो सेल्स मार्केटिंग का ही एक पार्ट है। ठीक है। नाउ मार्केटिंग हमेशा की जाती है एक जनरल ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए कि उस प्रोडक्ट के बारे में सबको पता चले, उस सर्विस के बारे में, उस चीज के बारे में सबको पता चले। ठीक है। और वो की जाती है ज्यादातर कंपनी के लेवल, नॉर्मल, अगर आप देखा जाए तो एप्पल की एप्पल वालों ने मार्केटिंग कर रखी है कि भाई हमारा फोन इस तरीके से बेस्ट है, इसमें ये फीचर्स। और नो डाउट एप्पल का फोन बहुत अच्छा फोन है और उसमें बहुत सारे एडवांस फीचर्स भी मिलते हैं जो यूजफुल है। बट बहुत बार वो लोग भी उन्हें यूज कर रहे होते हैं जिनकी बाइंग कैपेसिटी नहीं भी होती। रीजन इज क्योंकि वो एक कहीं ना कहीं एक सिंबल बन गया है कि भाई किसकी रेपुटेशन कितनी ज्यादा है ना। अपने आप को अमीर दिखाने का एक जरिया बन गया है एप्पल फोन।
ठीक है, चाहे वो ईएमआई पर ही आया हो। लेकिन मार्केटिंग ज्यादातर तरीके से की जाती है कंपनी के लेवल पे, लेकिन हम है डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में, तो नेटवर्क मार्केटिंग भी हमें करनी है और सेलिंग भी हमें करनी है। ठीक है, कंपनी वो काम, उसी काम का हमें पैसा देती है, हम ये इस तरीके से मान के चले, तो हमको दोनों कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। फर्स्ट थिंग इज, मार्केटिंग में क्या किया जाता है, मार्केटिंग में क्रिएट की जाती है अवेयरनेस। ठीक है, फिर कैप्चरिंग होती है लीड्स की, फिल्टर आउट होगी, भाई उस अवेयरनेस, उस चीज की हमने अवेयरनेस करी, उस चीज से रिलेटेड लोग, इंटरेस्टेड लोगों का को एज ए लीड्स कैप्चर कर लिया, उसमें से कुछ और फिल्टर किए लोगों को जो प्रोस्पेक्ट्स बन करके आए, और उनको आगे ये लोग सच में इंटरेस्टेड है, इनकी बाइंग कैपेसिटी भी है, फिर वो चीज सेल्स टीम में ट्रांसफर की जाती है। नॉर्मल मार्केटिंग है बट आगे का काम हमें ही करना है, तो वो सेल्स प्रोसेस स्टार्ट होता है। सेल्स क्वालिफाइड लीड्स जिन्होंने सब कुछ समझ लिया, सब सब कुछ ठीक है, समझ लिया, आप सिर्फ मनी के बारे में डिस्कस करना है, कितना इन्वेस्टमेंट लगाना है, कितने का प्रोडक्ट है, काइंड ऑफ थिंग्स, और उस चीज वहां पे जो भी ऑब्जेक्शन है उनको किल करके उनको कस्टमर के अंदर, बायर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ये एक नॉर्मल मार्केटिंग का फंडा चलता है। नॉर्मल मार्केट में देखें, जहां पे मार्केटिंग टीम अलग होती है, सेल्स टीम अलग होती है, तो मार्केटिंग टीम वालों को काम सिर्फ इतना होता है कि वो इतना काम करते हैं कि लोगों को फिल्टर करके सेल्स टीम तक पहुंचा दे, फिर वो एक एक कस्टमर के अकॉर्डिंग काम करते रहेंगे। जैसे कि एक गाड़ी का एडवर्टाइजमेंट किया कि ये गाड़ी ऐसे है, इसमें ऐसे है, टाटा नेक्सॉन में ये सब फीचर्स हैं, ये गाड़ी इनके लिए बेस्ट है, ये सब काम मार्केटिंग वालों ने किया। अब वो बंदा अपने नियरेस्ट शोरूम पे पहुंचे, वहां पे सेल्स टीम उसे संभालेगी कि उसका क्या फोकस है। हो सकता है वहां पे वो नेक्सॉन का तो एड देख के आए हो, लेकिन वहां पे उसको किसी एल्ट्रोज के लिए उसको कन्वर्ट कर दिया जाए, उनकी नीड के अकॉर्डिंग वहां पे सारे काम होते हैं, प्रमोशंस होते हैं, और जो सब काम होगा वो वहां पे होगा। ठीक है, सेल्स टीम करेगी, लेकिन यहाँ पे तो हमें सब कुछ हमें ही करना है, तो इसको थोड़ा सा हम और फिल्टर करते हैं नॉर्मल मार्केट से। देखो, एक कॉन्सेप्ट हमको समझना पड़ेगा, दैट कॉन्सेप्ट क्या है, मेरी शक्ल दिखा दूंगा, ये देखिए। देखिए, हमको थोड़ा सा कस्टमर की तरह से भी, कस्टमर किस तरीके से मार्केट को देखते हैं, कस्टमर साइकोलॉजी को कैसे ध्यान में रखा जाता है, उस चीज को हम थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझो। देखो, मार्केट फोकस चार चीजें होती है जब हम कस्टमर के बारे में सोच के मार्केट में निकलते हैं। ये थोड़ी सी थ्योरेटिकल है, हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, बट डायरेक्ट सेलिंग में ये कैसे रिलेटेबल करेगी, आपकी प्रोडक्ट डिटेलिंग में कैसे रिलेटेबल करेगी, वो चीज मैं आपको अभी रिलेट करके खुद बताऊंगा। मार्केट फोकस की मार्केटिंग प्राइमरी फोकस करती है कस्टमर्स के सेटिस्फेक्शन के ऊपर और नीड के ऊपर, कि कस्टमर की जो नीड है वो सेटिस्फाई हो, क्योंकि ऑलरेडी कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, तो हम लोग उसको सेटिस्फाई कर पाए। एंड ओरिएंट्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रांड टू दैट, सारे ऑर्गेनाइजेशन और ब्रांड को इस तरफ ओरिएंट करती है कि कस्टमर की नीड को कम्पिटिटिव मार्केट में सेटिस्फाई कर। कैसे सेटिस्फाई होगी, उसमें कुछ वैल्यू ऐड की जाएगी, वैल्यू क्रिएट करी जाएगी। अब देखो, वैल्यू क्रिएशन का मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। आप सभी लोगों ने डोमिनोज का पिज्जा खाया होगा, ठीक है, बहुत बार ऑर्डर किया होगा, बहुत बार खाया होगा, मंगाया होगा, और नो डाउट डोमिनोज से भी अच्छे टेस्ट के पिज्जाज मार्केट में मिल सकता है। इवन मैं एज ए कुकिंग पैशनेट आपको बोल सकता हूँ कि मैं भी उनसे टेस्टी पिज्जा बना सकता हूँ। ठीक है, अभी शक्ल दिखा के बोलता हूँ, देखो। बट द पार्ट इज, दिक्कत क्या है, या दिक्कत क्या है, मतलब डोमिनोज ने क्या वैल्यू ऐड करी कि वो एक अच्छे लेवल तक पहुंच पाए। उन्होंने सिंपल सा फंडा किस पे फोकस किया, ठीक है, टेस्ट खाने लायक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, उसको एक लेवल पे लाके रोक दिया। ये हमारा फोकस नहीं है। हम कहाँ वैल्यू क्रिएट करेंगे, क्योंकि टेस्ट तो कोई भी बिठा सकता है ना, बेस्ट टू बेस्ट कहाँ जाओगे आप। उन्होंने वैल्यू प्रोपोजिशन अपना सेट किया, यूएसपी जो सेट करी, वो सेट की डिलीवरी पे। आप देखेंगे अलग अलग सिटीज में डोमिनोज अलग अलग डिलीवरी टाइम की मार्केटिंग करता है। आपके सिटी में हो सकता है 30 मिनट कर रहा हो, कहीं 20 मिनट कर रहा हो, आउटलेट्स तो उसके कहाँ कहाँ कैसे कैसे हैं और क्या उनका टाइम पीरियड है, उस अकॉर्डिंग वो उस हिसाब से उन्होंने टाइम पीरियड सेट कर रखा है। जस्ट अज्यूम, जैसे हमारे यहाँ पे जयपुर में 30 मिनट दिखाया था मैंने जब ऑर्डर किया था, लेकिन मुझे टेस्ट उतना अच्छा लगा नहीं, तो मैं कहीं और से भी मंगाने लग गया। बट लेट फॉर एग्जाम्पल, डोमिनोज कैसे लीड कर रहा है मार्केट में, उनकी वैल्यू जो प्रपोजिशन सेट है, वैल्यू क्रिएशन, वो टाइम बेस्ड है। उनकी जो कैलकुलेशन है जो उन्होंने बताई, जो टीचर थे मार्केटिंग मैनेजमेंट के, संदीप ए वर्मा, आप लोगों ने हो सकता है नाम सुना होगा, कैसे सुना होगा मैं अभी बताऊंगा। बट उन्होंने जो वो जो है पर्सन, संदीप सर, वो डोमिनोज के कंसल्टिंग पार्टनर भी रहे हुए हैं। तो उन्होंने वो कैलकुलेशन बताई कि भैया उनका टाइम होता है 9 मिनट का, प्रिपरेशन टाइम है, 9 मिनट में हम पिज्जा को प्रिपेयर कर देंगे। 3 मिनट होता है उनका पैकिंग टाइम, भाई वो डब्बे में पैक हो गया, हमारा वो बिल चिपक जाता है, ठीक है। और बचे हुए जो 18 मिनट्स है, वो 18 मिनट्स होते हैं
डिलीवरी पार्टनर के, कि वो वहां से पिक करके आपकी बिल्डिंग में जाके आपकी बिल्डिंग की स्टेयर्स के ऊपर चढ़ के, ऐसे नहीं बिल्डिंग के नीचे छोड़ देगा, आपके डोर स्टेप पे आपके हैंड में पहुंचाना, ये काम 30 मिनट के अंदर अंदर होना चाहिए। और इसी चीज को मार्केट करते हैं और इसी चीज को सक्सेसफुल करने की कोशिश करते हैं, इसी पे वो स्टिक रहता है। ठीक है, ये उनका कोर कॉन्सेप्ट है। अब मैं पिज्जा डोमिनोज से बेटर बनाता हूँ, बट लेकिन मैं क्या लेता हूँ, मैं लेता हूँ 2 घंटे, जब तक भूख खत्म, कस्टमर क्या घर वाले भी भाग जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू जो वो मार्केट में ऐड कर रहा है। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को समझना, अभी अभी सिर्फ ये बहुत ही अमेजिंग नॉलेज है जो आपको कोई डायरेक्ट सेलिंग का ट्रेनर किसी कोर्स में आपको नहीं मिलेगी, तो अभी आपको मिल रही है, मिलने वाली है। बल बोन मोमेंट होगा, मन में आपको पता होगा कि हाँ यार ये बात तो सही है, बट हम उधर फोकस नहीं करते। देखिए समझते हैं, कंपिटिटिव मार्केट है ना, कंपिटिटिव एडवांटेज कि भाई जो भी मार्केट में अदर कंपटीशंस होंगे वो कुछ ना कुछ इकोनॉमिक इंसेंटिव्स देंगे, तो हमको भी कुछ ना कुछ हिसाब से इंसेंटिव्स दे करके भाई कस्टमर को किस तरीके से पटा के रखना है, वो ये चीजें हैं। एक तो उसकी नीड सेटिस्फाई करो, कुछ वैल्यू दो, कुछ ना कुछ उसको कंपिटिटिव एडवांटेज दो, इकोनॉमिक इंसेंटिव दो, और या फिर कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स दो, जिससे वो लॉयल्टी, अनलिमिटेड अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी, हैप्पीनेस, इस कुछ ना कुछ उसको मिलता रहे। ठीक है, अब इसको और डीप में समझते हैं, जहां से आपको और बत्ती चलेगी। देखो, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो। अब हम कस्टमर की तरफ जाते हैं। ये टर्म आपने सब सुना होगा, नीड, वांट, डिमांड। कोई भी प्रोडक्ट को मार्केट में सक्सेसफुली उतारने से लेकर सक्सेसफुली बिकाने तक ये तीनों टर्म काम करेंगे, और यहीं पे हम मात खाते हैं हमारे राइट ऑडियंस को, राइट कस्टमर को फाइंड आउट करते हैं। देखो, सबसे पहले इसको समझते हैं, डीप में समझते हैं, इसकी थ्योरी समझते हैं। थ्योरी ये कहती है कि नीड क्या होती है। नीड इज, नीड जो होती है वो एक एक यूनिवर्सल चीज है, बेसिक ह्यूमन की रिक्वायरमेंट है सरवाइव करने के लिए। भाई खाना चाहिए, सबको चाहिए, आप चाहे यहाँ रहते हो, अमेरिका में रहते हो, अफ्रीका में रहते हो, गरीब हो, अमीर हो, कुछ भी हो, सबको खाना चाहिए। अब वो खाना एरिया वाइज अलग अलग हो सकता है, बट हम एक बेसिक फूड की बात कर रहे हैं, भोजन की बात कर रहे हैं। सबको चाहिए, पीने को पानी चाहिए, क्लोथिंग चाहिए, शरीर को ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, और शेल्टर चाहिए, घर चाहिए, छाया चाहिए जहां पे हम रह सके। ठीक है, बेसिक नीड। अब गरीब आदमी क्या होता है, गरीब आदमी इस बेसिक नीड में ही स्ट्रगल कर रहा होता है, इतना फर्क होता है। जिसके पास ये हो जाती है फिर वो वांट कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा और समझते हैं। देखो, नेचर मतलब एक बेसिक यूनिवर्सल चीज है कि अनचेंजिंग है अक्रॉस द कल्चर, कोई कल्चर हो, कोई डेमोग्राफिक लोकेशन हो, लेकिन ये बेसिक ह्यूमन लाइफ की नीड है, रोटी कपड़ा मकान, ये चाहिए। ठीक है, नाउ अब वांट क्या है, गौर से समझना। वांट क्या है, वांट है स्पेसिफिक प्रेफरेंस शेप्ड बाय कल्चर, सोसाइटी एंड इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। फूड इज ए नीड, क्रेविंग ऑफ पिज्जा और सुशी। भाई आपको भोजन चाहिए, खाना खाना था, लेकिन भैया यार पिज्जा खाया जाए आज, मुझे तो सुशी खानी है, मुझे तो डोसा खाना है, मुझे तो कपड़े मुझे तो कपड़े जींस टी शर्ट पहनने हैं, मुझे तो शेरवानी पहननी है, वो पहन के घूमूंगा मैं तो, है ना। लोकेशन वाइज भी चीज डिफरेंट हो सकती है, कोट पैंट पहनने, सूट वूट पहनने है, कोट पैंट वाला नेटवर्क मार्केटर हूं मैं, तो कोट पैंट टाई लगा करके ही जाऊंगा, वो बना कर लगा कर मीटिंग करूंगा। ये सब हो गई आपकी वांट। एक स्पेसिफिक काम करना था, नॉलेज डिलीवर करनी थी, लोगों तक बात पहुंचानी थी, लेकिन हमने उसमें ऐड कर दिया कोट पैंट टाई, और हमने उसको वांट बना दिया। मजाक कर रहा हूँ, बट द थिंग इज कि एक नीड से अपर कैटेगरी, नीड तो फुलफिल हो रही है, अब हमको कुछ स्वाद चाहिए, तो वो स्वाद यहाँ पे आ गया। वो सोसाइटी वाइज भी बदल सकता है, हमारी इंडिविजुअल चॉइस के हिसाब से बदल सकता है। भाई अब हम राजस्थानी तो गेहूं की रोटी खाएंगे, लेकिन बिहारी आदमी चावल खाएगा, है ना। तो ये चीजें कैटेगरीज बदल सकती है, लेकिन दोनों भोजन प्राप्त कर रहे हैं, उसकी अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग इच्छा पूरी हो रही है, मेरी अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग पूरी हो रही है। दोनों को पिज्जा खाने की इच्छा हो गई तो वो खाएंगे, लेकिन यहाँ पे वांट कैटेगरी उसमें कुछ अपग्रेडेशन हो गया, एक स्केल ऊपर हो गई। ठीक है, अब वांट्स आर सब्जेक्टिव एंड वेरी वाइडली अमंग इंडिविजुअल। सबकी अपनी अपनी हो सकती है, सब्जेक्टिव हो सकती है, और बहुत बड़ी रेंज हो सकती है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल और समझते हैं। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं घर की, तो घर भाई मुझे किराए का चाहिए, या फिर कच्चा मकान होना चाहिए, पक्का मकान होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, सिंगल स्टोरी होना चाहिए, मल्टी स्टोरीज होना चाहिए, डुप्लेक्स होना चाहिए, सबकी कैटेगरी। ऐसे ही गाड़ी में 2 व्हीलर 4 व्हीलर, बैटरी वाली, ईवी, और थोड़ी एसयूवी, है ना, कॉम्पैक्ट, इस सबसे अलग अलग मतलब अपनी अपनी वो हो सकती है। ठीक है, सीडान चाहिए, किसी का हैचबैक चाहिए, अलग अलग चॉइस हो सकती है, तो वो यहाँ पे वांट्स पे आ गई। ठीक है, अब बात करते हैं हम डिमांड। डिमांड एक वांट से
कि आगे की जर्नी है जहां पे आपके पास में परचेजिंग पावर भी आ गई। नाउ यू हैव परचेजिंग पावर, आपकी वांट थी, आपको पिज्जा खाने की इच्छा हुई, आपकी जेब में पैसे थे, आपने जाकर के पिज्जा खाया, ठीक है, आपकी जेब में पैसे थे, आपने डिमांड क्रिएट कर दी, वहां डिमांड क्रिएट हुई है, यानी कि आपके पास परचेजिंग पावर है। आपको, आप एक तो आदमी है जो रोटी कपड़ा मकान के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन उसकी कोई जॉब लग गई, वो संघर्ष उसका पूरा हो गया। अब उसको आने जाने के लिए साधन चाहिए, साधन चाहिए, उसने वांट में उसने आया, यार गाड़ी चाहिए, मुझे भी गाड़ी चाहिए, मुझे फोर व्हीलर चाहिए, वांट तो वहां पे क्रिएट हो गई, लेकिन उसके पास इतने पैसे ही नहीं कि वो फुलफिल कर पाए, तो वो डिमांड में नहीं आया। लेकिन जिस दिन उसके पास में 4-5 लाख 6 लाख रुपए आ गए, 10 लाख रुपए आ गए, तो उस डिमांड के लिए वो रेडी हो गया कि हाँ मेरे को ये गाड़ी में ले सकता हूँ, ठीक है। हो सकता है अभी वांट उसकी रोल्स रॉयस की, लेकिन वो पैसा नहीं है तो वो डिमांड नहीं बनेगी। इसलिए जो हायर इस रोल्स रॉयस या इस टाइप की गाड़ियां होती है उनकी डिमांड कम होती है, बोलते हैं ना, वो डिमांड इसीलिए कम होती है मार्केटिंग टर्म के अंदर, कि फाइनेंशियल बैकअप उतने लोगों का नहीं है, ठीक है। अब लिंक करो अपने डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट से। मार्केटिंग पर्सपेक्टिव इसका वापस से पढ़ते हैं, नीड का मार्केटिंग पर्सपेक्टिव क्या है। Businesses identify these needs to create products or services that fulfill them. For example, healthcare and agriculture cater. भाई हेल्थ एक बेसिक नीड है, मतलब हेल्थ केयर जो इंडस्ट्री है बेसिक नीड को फुलफिल कर रही है। जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, गेहूं वेहूं उगा रहे हैं, उगा रहे हैं फिर उसको आटे में बदल के दे रहे हैं, वो पूरा प्रोसेस जो है वो एक बेसिक नीड है। खाने का इंतजाम कर रहे हैं, नमक का इंतजाम हो रहा है, ये सब बेसिक नीड में आ रहा है। कपड़ों का इंतजाम हो रहा है, बेसिक कॉटन इंडस्ट्री है तो वो कपड़ों का इंतजाम हो रहा है, बेसिक नीड की इंडस्ट्री है। लेकिन वांट में कैसे वो आप, कैसे उसका प्रमोशन होगा, मार्केटर्स इन्फ्लुएंस। अब यहाँ पे क्या करते हैं, लोगों की जिनकी नीड पूरी हो रही है उन लोगों को टारगेट किया जाता है, क्योंकि उनके पास पैसा तो पड़ा है। अब वो पैसा किसके ऊपर खर्च होगा, ये एक मार्केटर, यहाँ पे मार्केटर का रोल आता है। यहाँ वांट में, वांट क्रिएट करने में, वांट क्रिएट करना एक मार्केटर का काम, ठीक है। कि भाई इस आदमी के पास में 5 लाख रुपए है, तो ये 5 लाख रुपए गाड़ी पे खर्च करेगा या 5 लाख रुपए का कुछ और काम करेगा, भाई वो तो बहुत सा काम सकता है ना, वांट के अंदर बहुत सारी चीजें आ सकती है। अब मार्केटर अपनी अपनी चीजें लगाते हैं, कोई आईफोन लगा रहा है, मतलब आईफोन की मार्केटिंग चल रही है, उधर कोई रॉयल एनफील्ड की मार्केटिंग चल रही है, कोई फोर व्हीलर की मार्केटिंग कर रहा है। अब उसके माइंड के अंदर कुछ ना कुछ फोमो डाल करके या कुछ भी ऐसा डाल करके वांट क्रिएट की जाएगी कि नहीं यार मुझे गाड़ी लेनी है, नहीं यार मुझे रॉयल एनफील्ड लेनी है, प्राइड का ये एक सिंबल हो जाएगा, नहीं यार मुझे आईफोन लेना है, मुझे रेपुटेशन का सिंबल हो जाएगा, नहीं यार मुझे गाड़ी चाहिए, मेरे को सुविधा के लिए चाहिए, 5 लाख में आ जाएगी, मैं बारिश ठंडों के अंदर आ जा सकता हूँ। तो यहाँ पे मार्केटर इन्फ्लुएंस करते हैं कि जो आपके पास में नीड से ऊपर की जो अमाउंट बच गया उसको आप कहाँ खर्च करोगे। दैट इज वर्क ऑफ मार्केटर, जो इन्फ्लुएंस करता है, आपको कन्विंस करता है कि आ जाओ, पैसा दे जाओ, ठीक है। नाउ डिमांड, यहाँ पे सेल्स वालों का काम आता है कि वो पर्सन डिसाइड कर चुका है और उसकी जेब में कि वो जो उसके पास पैसा था वो उसे यहाँ खर्च करना है, यानी कि उसके पास परचेजिंग पावर है। मार्केटिंग टर्म में समझते हैं, देखो, बिजनेसेस असेस पोटेंशियल डिमांड बाय एवोल्यूशन द इकोनॉमिक कैपेबिलिटी ऑफ देयर टारगेट ऑडियंस। एग्जांपल, आई कांट अफोर्ड आईफोन सो एप्पल इज नॉट इंटरेस्टेड इन मी। मैं आईफोन अफोर्ड नहीं कर सकता तो एप्पल का भी मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इवन दो आई वांटेड, चाहे मुझे चाहिए हो। लेकिन देखो, अभी आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि यार बहुत से, मतलब उनको छपरी टर्म यूज लिया जाता है उनके लिए, तो मतलब वीडियोस में आप देखते होंगे कि छपरी 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 बोलते हैं। तो एक्चुअली में उसको कोर कॉन्सेप्ट को अगर समझा जाए तो उसके पीछे की बात ये होती है कि कोई स्लम में रहने वाला लड़का भी आज आईफोन लेकर के घूम रहा है, ठीक है, या फिर ये कोई स्पोर्ट बाइक लेकर के घूम रहा है ना। ये टर्म छपरी वहीं से तो आया ना। तो उसमें उसमें अलग क्या था, वो अलग क्यों दिखा, क्योंकि भाई उस पर्सन की नीड तो ढंग से पूरी नहीं हो रही, या फिर मान लो वांट की वो एक प्राइमरी स्टेज के ऊपर है, डिमांड और उसकी वांट में बहुत डिफरेंस है, लेकिन उसने कहीं भी कोई पैसा जुगाड़ा या फिर जो पैसा आया उसमें सारी बेसिक नीड को भी उसने साइड में कर दिया, है ना, एक लंबी छलांग लगाई कि वो डायरेक्ट चाहे ईएमआई पर लेके आए हो, उसने कोई ना कोई डिमांड फोकस किया। तो इसके पीछे क्या लॉजिक होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, वो भी अभी आगे आएगा। लेकिन अभी आप इतना समझो, डायरेक्ट सेलिंग के पर्सपेक्टिव से अब इसको देखो कि हम किस पे फोकस कर रहे होते हैं। बहुत बार, मैक्सिमम टाइम, वी आर फोकसिंग ऑन दोज पीपल जो अपनी नीड में ही स्ट्रगल कर रहे हैं। एक पर्सन जिसकी अभी अभी 20 से 25 हजार की नौकरी लगी है और वो 20 से 25 हजार रुपए कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, अपने रोटी कपड़ा मकान के ऊपर, और हम उसको बीच में ले जाते हैं कि ये ले मेरा प्रोडक्ट,
ये ले, ठीक है, और वहीं से हमको रिजेक्शन मिलते हैं। या फिर सेकंड हम क्या दिक्कत करते हैं, जिसके पास में हमको हमारा रिश्तेदार मामा जी ताऊ जी चाचा जी इनका लगता है कि यार ये नीड से ऊपर उठ चुके, इनका पैसा बड़ा पैसा है, हम उसको पटाने में लगे रहते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट ले ले, क्योंकि इसको अब नीड से ऊपर आ चुका है। ये हेल्थ केयर के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट लेता है, न्यूट्रिशन कोई ना कोई लेता है, अब ये मेरा ले, हम उसको कन्विंस करने में लगे रहते हैं, उसको कस्टमर बनाने में लगे रहते हैं। बट और डिमांड वाले जो लोग हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिनको वो चीज चाहिए भी, मतलब वो न्यूट्रिशन कोई ना कोई यूज कर रहा है, जस्ट एज आपकी कंपनी अगर इस चीज सेगमेंट में डील कर रही है तो, और उनके पास में वो बैकअप भी है कि यदि आप उनको ले जाकर के कोई 2,000 रुपए का प्रोडक्ट उनके सामने रख रहे हो तो उनको वो हटा के नहीं रहा, उनको अगर समझ में आ गई कि इसके अंदर कुछ ज्यादा क्वालिटी है, कुछ ज्यादा परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट है, तो मैं ये ले सकता हूँ। उनको प्राइस से उनकी आंखें ऐसे हो ही नहीं रही, ठीक है, और ऐसे कस्टमर्स मार्केट में है। लेकिन हम कहाँ फंसे रहते हैं, या तो नीड वालों में या फिर वांट वालों में, क्योंकि डिमांड वाले की जो कैटेगरी होती है वो कहीं ना कहीं हमसे ऊपर होती है, एक लेवल ऊपर होता है, और एक लेवल ऊपर वाले लोगों को अप्रोच करने में हम हमेशा हेजिटेट करते हैं, हमको कंफर्टेबल नहीं लगता, ठीक है, ये भी एक सत्य है। इसको कैसे दूर किया जाता है वो हमारी लर्निंग सीरीज में हम आगे सीखेंगे। बट ये जो मैं बात करता हूँ ना, कई बार लीड जनरेशन वाली मास्टरी की सीरीज में हमने बात की थी कि 3 तरह की लीड्स होती है, हॉट लीड्स, कोल्ड लीड्स एंड वार्म लीड्स, ठीक है। असल में अगर यहाँ पे आप एक नजरिए से देखो ना, ये आपकी कोल्ड लीड है, मैं तो कहूंगा ये कोल्ड भी नहीं है, ठीक है, ये आपकी कोल्ड प्लस वार्म लीड है, और असल में हॉट लीड आपकी ये है। तो कस्टमर और बायर का मैंने डिफरेंस बताया था ना, यदि आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स एक रेंज के ऊपर है, देखो हर कंपनी के अलग अलग रेंज के प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ के अंदर ये ऑब्जेक्शन आता है कि भैया हर कोई नहीं ले पाता, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, है ना, इनको जब तक इनको बहुत ज्यादा डिमांड नहीं हो, तो आप इस कैटेगरी में काम करो ना। जब रिजल्ट्स आने लग जाए फिर धीरे धीरे इनकी इनकी नंबर्स बढ़ा दो तो लो ऑफ एवरेज काम कर जाएगा, लेकिन रिजल्ट्स लाओ पहले, जब ताकि आपको कॉन्फिडेंस बने, कस्टमर एक परमानेंट कस्टमर बेस बने, ठीक है। और हर प्रोडक्ट में ये चीज, ये कॉन्सेप्ट काम करता है, इसलिए कोई बोले कि ये प्रोडक्ट यहाँ नहीं चलेगा तो उसकी बात का बुरा नहीं माना, इवेल्यूएट करना है कि वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो अभी मैं उसका कॉन्सेप्ट आपको अगली स्लाइड में समझाता हूँ, लेकिन आपको मैक्सिमम फोकस यहाँ रखो, सेकंड नंबर पे यहाँ रखो, इन लोगों को छोड़ दो यार, अभी इनको चाहो तो आप एक नॉलेज देते रहो कि भैया आपकी इस संघर्ष से बाहर निकलने का हमारे पास एक तरीका है, वहां बिजनेस उनको पिच कर सकते हो, लेकिन उसमें भी बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ नहीं, छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ, लेकिन मेन फोकस यहाँ रखो, मेरा एज ए प्रोफेशनल आपको ये सलाह है, ठीक है, मेजर फोकस यहाँ। लेकिन यदि आपकी कंपनी के प्रोडक्ट नॉर्मल रेंज के हैं तो फिर आप फोकस दोनों में से किसी को कर सकते हो सकता है कई बार ऐसा हो कि आपके प्रोडक्ट 200-300 वाले हैं और वो ऑलरेडी प्रोडक्ट यूज ले रहा है 2,000 वाला, तो वो आपके प्रोडक्ट को ठुकरा देगा, ये भी एक दिक्कत आएगी, तो आपके लिए ये ऑडियंस परफेक्ट होगी, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बट यदि हम एक इस तरह से समझे कि कौन सा कस्टमर हॉट लीड होगा, इसके पास एक फाइनेंशियल परचेसिंग पावर है, चाहे वो 200 रुपए की हो या 2,000 रुपए की हो, वो भी इसी कैटेगरी में तो आएगा। हमने एक ऐसे स्टूडेंट को पिच कर दिया प्रोडक्ट जो घर से ही 10-10 रुपए लेकर के रोज निकलता है, 200 रुपए महीने में वो इकट्ठे करता है, उसके पास वो परचेसिंग पावर ही नहीं है, वो अपने मम्मी पापा से कुछ अपना खर्च नहीं करता और हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, वो भी तो इस कैटेगरी में आ गया, वो हमारे काम का नहीं है, इस कैटेगरी वाला बंदा चाहिए जो खुद परचेज कर सके। तो हर तरीके से नजरिए से देखो, बट द थिंग इज, एक तो परचेसिंग पावर होनी चाहिए, एक उस पर्सन की वांट भी होनी चाहिए कि वो मान लीजिए हेल्थ केयर न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट है, स्किन केयर का प्रोडक्ट है, तो उसके लिए जागरूक तो हो, किसी वजह का मतलब ही नहीं आ रहा है मेरे छिल जाए यहाँ से, चाहे मेरे बाल उड़ जाए, मेरे को कोई मतलब नहीं, वो नहीं लेगा प्रोडक्ट। किसी के इतना बड़ा आगे तंबूरा आ रहा होगा वो भी नहीं लेगा प्रोडक्ट, उसको वेट मैनेजमेंट से कोई मतलब ही नहीं है, तो उसको या तो अवेयर करना पड़ेगा या फिर अवेयर वाले पर्सन को ही आप ढूंढ लो, तो कौन से में आपको इजी फील होगा, दैट विल बी योर चॉइस, ठीक है। सो वी आर हेयर टू बिल्ड आवर बिजनेस, नॉट टू स्ट्रगल इन आवर बिजनेस, ठीक है। समझते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को, जो भी तो वो भी एक बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, देखो, और ये सिर्फ बिजनेस का कॉन्सेप्ट नहीं, ये हमारी लाइफ का कॉन्सेप्ट हो सकता है। आप में से हो सकता है बहुत से लोग अभी 30,000 रुपीज भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर नहीं कमा पा रहे हो कंसिस्टेंटली पर मंथ, लेकिन जब आपके पास 30,000 50,000 आएंगे, उसको आप अनसेंट कहीं भी खर्च करोगे, नहीं ले अब मैं मेरा आईफोन लेके आऊंगा, अब मैं ईएमआई के ऊपर कार लेके आऊंगा, तो उस चीज से बचने के लिए भी, एक ह्यूमन लाइफ को अच्छी तरीके से जीने के लिए भी ये एक हिरार्की बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप इसको फॉलो कर सकते हो तो। और असल में
हमारी जिंदगी इसी को बैलेंस करने में निकल जाती है। देखो समझो, ये असल में मास्लोस का एक हिरार्की है, हिरार्की ऑफ नीड्स, ठीक है, जिसके अंदर एक एक लेवल के हिसाब से इन्होंने बताया है कि भाई एक फर्स्ट, एक प्रायोरिटी वाइज मान लो, ये छोटी होती जा रही है ना, तो आप एक स्टेप बाय स्टेप चलो या फिर प्रायोरिटी सेट कर करके चलो, ठीक है। पहली आपकी लाइफ की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि आपकी जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है वो फुलफिल हो। अगेन जो मैंने बात की थी रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, वो वो फुलफिल हो रही है। बहुत से लोग इसी के अंदर स्ट्रगल करते रहते हैं। उसके बाद में जब आपके पास पैसा बच जाए तो आपने अपनी बॉडी की सिक्योरिटी का कुछ इंतजाम करना शुरू कर दिया, ठीक है, या फिर आपने अपनी एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी का कुछ इंतजाम करने लगे आप, ठीक है, नौकरी कर रहे हो या फिर आप कुछ एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम ढूंढने लग गए, ठीक है, या फिर आप अपनी फैमिली के लिए, फैमिली की हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो गए, उनकी सेफ्टी के लिए, या तो कोई न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट ले रहे हो या फिर कोई इंश्योरेंस ले रहे हो या फिर अपनी प्रॉपर्टी के लिए कुछ इंतजाम कर रहे हो। आप डेली का काम तो चल रहा है, लेकिन अब आप सिक्योरिटी का काम कर रहे हो, एक दिन का बैकअप, 2 दिन का बैकअप, महीने का बैकअप, एक साल का बैकअप, जीवन भर का बैकअप, बैकअप बनाने में आप लग रहे हो, सेफ्टी के ऊपर आप काम कर रहे हो, छोटी छोटी सेफ्टी, हर सेफ्टी हो सकती, ठीक है। नाउ अब जब ये सब हो रहा होता है, ये सब ठीक है, इसका इंतजाम हो गया, देन आदमी इनकी हेयर के हिसाब से देन स्विच होना चाहिए लव बिलोंगिंग्स के ऊपर, कि अब वो फ्रेंड्स बनाए, अब वो फैमिली बनाए, या फिर अपनी फिजिकली नीड्स को पूरा करे, ठीक है। इस स्टेज पे आके आदमी, ठीक है, शादी हो रही है, बच्चे हो रहे हैं, वो अपना फैक्टर आ गया कि वो सेक्सुअल इंटीमेसी की तरफ चला जाए। लेकिन ये सेटल होने के बाद में, ठीक है, उसको एक डोपामिन हार्मोन मिलेगा, ऑब्वियसली फ्रेंडशिप हो रही है, फैमिली हो रही है, अच्छे रिलेशंस बन रहे हैं, तो उसको एक अच्छी गुड गुड फीलिंग आएगी, फील गुड फैक्टर उसका इंप्रूव होगा, तो एक खुशी के साथ अच्छा जीवन जी पाएगा। ये भी सेटल हो गया, ये सब भी मिल गया। नाउ अब आता है सेल्फ स्टीम के ऊपर, अपना कॉन्फिडेंस अपर करने के ऊपर, कुछ अचीव करें, अब कुछ ऐसा करें कि लोग रिकॉग्नाइज करें, रिकॉग्निशन वाली कैटेगरी के अंदर आ जाए, लोगों से रेस्पेक्ट मिले, ऐसा कुछ किया जाए, ठीक है, चाहे वो पैसा कमा के मिले, चाहे कुछ सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा करके मिले, वो आदमी की अपनी अपनी सोच के अकॉर्डिंग वो फिर वो कमाना शुरू करेगा, ठीक है। देन उसके बाद में आती है कि यार अब हो गया, अब थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाए, थोड़ा मोरालिटी को अब सही करें, अच्छा आदमी बने, क्रिएटिव बने, कुछ कुछ क्रिएट करें। फिर आदमी कुछ शौक जाग जाते हैं, वो कभी गाना सीखने लग जाता है, वो पेंटिंग करने लग जाता है, कभी प्रॉब्लम, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने लग जाता है ना। तो बहुत सारे फैक्ट्स को एक्सेप्ट करने लग जाता है कि यार बात सही है ना, सब मोह माया है, ठीक है, उस कैटेगरी में जाए। असल में क्या होता है, प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है, जब हम डायरेक्टली यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कोई डायरेक्टली बाबा जी बनना चाह रहा है, कोई कोई सिर्फ इस कैटेगरी के अंदर रहना चाह रहा है, बस मजे मजे मजे, सब मजा होता रहे क्योंकि उसके घर वालों की तरफ से उसको पैसे का बैकअप मिला हुआ है, या फिर कोई यही स्ट्रगल करता जा रहा है, ठीक है। तो असल में इफ यू वांट टू लिव अ गुड लाइफ देन यू हैव टू फॉलो दिस। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के नजरिए से अगर हम देखें तो हम इन लोगों को टारगेट करने का कोई मतलब नहीं, कोई भी मतलब नहीं, ठीक है। बिजनेस के लिए भी और या फिर प्रोडक्ट के लिए भी आपको यहाँ पे सही लोग मिलेंगे। कैसे कि जो पर्सन यहाँ पे, अब आदमी को एक शौक लग जाता है कि यार अच्छा पैसा बच रहा है अपनी बेसिक नीड होने के बाद भी, तो इस पैसे को कैसे बढ़ाया जाए, देन यू कैन प्रपोज देम द बिजनेस। इवन उतना भी नहीं बैठ पा रहा तो अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए आदमी कॉन्शियस होने लग जाता है, खुद की हेल्थ के लिए कॉन्शियस होने लग जाता है, ठीक है। देन ये कैटेगरी एक एक प्राइमरी लेवल की कैटेगरी हो सकती है जहां पे आपको कुछ सही रेस्पॉन्स मिल सके, ठीक है। यहाँ पे आदमी सबसे ज्यादा खुश होता है एक्चुअली, तो यहाँ पे दो काम होंगे, या तो वो काम करेगा या फिर उसको कोई मतलब नहीं है, मुझे इस बात की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब इस फेस में होता है, भाई किसी की नई नई शादी होती है ना, तो हमारे एक बहुत मतलब पुरानी ट्रेनिंग्स के अंदर ये चीज बोली गई थी, अच्छा वो आपका टीममेट वो खाया, अच्छा उसकी शादी हो गई, वो तो अभी मतलब साल 2 साल तो नहीं करेगा, है ना, क्योंकि अब वो अपनी अलग दुनिया में चला गया, अब उससे बाहर आएगा जब आँख खुलेगी, अरे यार ये क्या कर डाला तब वो वापस बिजनेस के अंदर आएगा। बट अपार्ट फ्रॉम जॉब द थिंग इज कि नेक्स्ट कैटेगरी जो होती है, जो सेल्फ स्टीम वाले लोगों को, भाई सब कुछ हो गया, फाइनेंशियल बैकअप भी बन गया, सब कुछ है, लेकिन अब उसको सेल्फ स्टीम चाहिए, उसको अब मान लीजिए कोई जॉब में, लेकिन अब उसके मन में आने लगे यार खुद का कुछ होना चाहिए, या फिर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना चाहता है, दे वांट टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है, कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि दे वांट रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, तो वो इस कैटेगरी के अंदर आता है, तो यू कैन टारगेट देम ऑल्सो, ठीक है। और सेकंड थिंग, ये टारगेटिंग के लिए भी है और ये खुद के ऊपर अप्लाई करने के लिए भी है, कि कई बार ये होता है कि जैसे कोई बंदा है वो स्लम में रह रहा है एकदम, ठीक है, उसकी ये फिजियोलॉजिकल नीड्स ही पूरी नहीं हो रही,
लेकिन अब उसको भैया चाहिए आईफोन, या वो बुलेट बुलेट लेके घूम रहा है, लेकिन उसको क्या हिट कर गया माइंड में कि मुझे तो सेल्फ स्टीम जरूरी है, मुझे तो वो कॉन्फिडेंस चाहिए बाजार में निकल के वो आईफोन दिखाने वाला, या मुझे तो बुलेट के ऊपर प्राइड फील होता है। ठीक है, तो वो ये सब जंप कर गया, वो इधर भाग गया। इश्यूज क्रिएट होंगे होंगे, ठीक है, बट कुछ लोग ऊपर नीचे चलते रहते हैं, लाइफ निकल जाती है, चलता रहता है बैलेंसिंग। बट दिस इज द फाइनेस्ट वे। एंड अगर दूसरे नजरिए से देखें तो आप जिनको टारगेट करोगे वो भी इसी से निकल के आएंगे। देखो, उस टारगेटिंग को थोड़ा सा और डीप में समझ लेते हैं। ये लास्ट थिंग है हमारे इस सेशन की। देखो, सबसे पहले अब इन इन अलग अलग नीड्स को, अलग अलग लेवल्स को मार्केट की कौन कौन से ब्रांड्स ने कैसे कैसे टारगेट करा, इस चीज को समझ। फिजियोलॉजिकल जो नीड्स थी, भाई रोटी कपड़ा मकान चाहिए, जो बेसिक नीड्स है, वहां पे टाटा साल्ट आ गया, अमूल डेयरी आ गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेफ्टी की नीड आई, गोदरेज लॉक्स इसी तरीके से मार्केट करता है, भाई आपका पैसा, आपका जो कीमती सामान है उसको सेफ रखिए। डिटॉल हेल्थ केयर के हिसाब से, हाइजीन के हिसाब से सेफ्टी आ गई। ठीक है, सोशल नीड्स की बात आई, ब्रांड्स जो अभी काम कर रहे हैं, तनिष्क इन वेडिंग, वही वेडिंग एक सोशल कॉज है, मतलब सोशल नीड है। ठीक है, समाज को दिखाने के लिए शादियां की जाती है, और तनिष्क पे आपको वो सारे सामान मिल जाएंगे। उस तरीके से वो अपने आप को मार्केटिंग करते हैं। कैडबेरी सेलिब्रेशन को मार्केटिंग करता है, हर रक्षाबंधन पे मैक्सिमम मार्केटिंग उनके जो कैंपेन होते हैं वो चलने ही अब इस पे लग गए। रक्षाबंधन में राखी बन रही है, दीपावली पे दिए चल रहे हैं, वहां पे मिठाइयाँ की जगह कैडबेरी कैडबेरी बांटी सेलिब्रेशन के तौर पर। ठीक है, एस्टीम नीड, अब एस्टीम की नीड्स कैसे फुलफिल हो रही है, उसमें कौन कौन लोग आ रहे हैं। बाइक तो कोई सी भी थी, हीरो होंडा भी थी, बढ़िया बाइक चलती है, बढ़िया माइलेज देती है, टीवीएस में बढ़िया बाइक आती है, लेकिन रॉयल एनफील्ड क्यों चल रही है? पीपल वांट टू फील द प्राइड। एप्पल लोग क्यों यूज कर रहे हैं? टू शो देयर स्टेटस। अब कुछ कईयों का स्टेटस तो सच में सही होता है, तो वो लेते हैं, उनको यूजफुल भी होता है। कई लोगों को पता चल रहा है कि फिजियोलॉजिकल नीड ही पूरी नहीं हो रही है, वो एप्पल का आईफोन लेकर ईएमआई पे घूम रहे हैं, और ये मैक्सिमम होता है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। और यही लोग गलती करते हैं, यहीं से इस इंडस्ट्री का मजाक बनना शुरू हुआ है, क्योंकि वो हायरार्की फॉलो नहीं हुई, लोगों के पास नॉलेज नहीं है, लोगों के बेसिक नीड काम नहीं करे, लेकिन अपलाइन ने माइंड में बिठा दिया कि जब तक दिखावा नहीं करोगे लोग तुमसे अट्रैक्ट नहीं होंगे, और वो जंप करके मास्लोस का जो पिरामिड था, तो वहीं से प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गए। ठीक है, दिस इज द बेसिक बेसिक थिंग। नाउ अब हम चलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, जो सबसे अपर मोस्ट था। भाई अब मैं सब कुछ तो हो गया हूँ, लेकिन अब मुझे लोग जो फील करवाते हैं, जैसे फैब इंडिया मैगजीन आती है, तो या तो कोई उसमें नाम चाहता है, या पढ़ना कौन चाहता है कि जो इंडियन नेस को फील करना चाहता है। टाटा टी, इसने कैंपेन क्या किया, जागो रे जागो रे जागो रे, मतलब उस चीज को टारगेट कर लिया। तो इसको दोनों पर्सपेक्टिव से समझना कि हम क्या सोच के अपना लेवल इस पिरामिड में अप करें, और मार्केट कैसे टारगेट कर रहा है। लोगों को इंडियननेस वाली, इंडिया में प्राइड फील कराने के लिए फैब इंडिया की मैगजीन्स आती है, और भी बहुत चीजें आती है। टाटा टी वालों ने ही इस तरीके से मार्केट किया, जागो रे इस टाइप से मार्केटिंग की। सो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट मार्केटिंग सेगमेंट्स, जहां पे आप अपने हिसाब से टारगेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट कोई मतलब ये साबुन तेल वाला कंपनी है ना, बुरा मत मानना कोई, बट अगर इस टाइप की कोई कंपनी है, तो बेसिक नीड अगर हो रही है तो आप उन लोगों को अप्रोच कर सकते हो। बट हाइजीन से रिलेटेड कुछ आ रहा है, सेफ्टी नीड वालों को कर सकते हो। लेकिन कुछ इस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं कि सोशल नीड पे फिट हो रहे हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, क्योंकि कोई हो सकता है किसी कंपनी पर्टिकुलर का नाम आ जाए, लेकिन किसी के अपर रेंज के कुछ प्रोडक्ट्स हैं कि ठीक है, हेल्थ न्यूट्रिशन है, लेकिन वो एक प्रीमियम क्वालिटी का है। ठीक है, तो वहां पे वो बंदा आएगा जिसको सेफ्टी भी चाहिए, लेकिन जिसको परचेजिंग पावर भी है, और जिसको उसमें थोड़ी क्लास चाहिए, कि मतलब ठीक है जो बोला जा रहा है वो उसमें मिल रहा है, और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए जिसके लिए दाम लग जाए, क्योंकि मेरी बाकी सब काम पूरे हो रहे हैं, मुझे अब चाहिए कि मेरे घर में एलोवेरा यूज होगा तो ये वाला ही होगा, है ना, क्योंकि इसमें क्वालिटी भी है, मेरे पास दाम भी है, और मेरे को दिखाना भी है, और मेरे को सेफ्टी भी चाहिए, फैमिली की हेल्थ भी चाहिए, और लोगों को भी लगे कि यार ये बेस्ट एलोवेरा यूज करता है। ठीक है, आप किसी कंपनी स्पेसिफिक में मत जाना, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। इस तरीके से भी आप टारगेट कर सकते हो, और इसी तरीके से आपको टारगेट करना चाहिए डू इफ यू वांट टू वर्क लाइक ए सक्सेसफुल वर्ल्ड क्लास मार्केटर। ठीक है, तो यू हैव टू जस्ट एक्सरसाइज ऑन योर ऑडियंस। अब इसमें एक चीज को और समझते हैं कि ये जो सारी लर्निंग मैंने कल की एमबीए सेशन से मैंने डिस्कस की आप लोगों से, वहाँ की कुछ लर्निंग्स में
शेयर करता हूँ मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर, वहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां से आपको बहुत ही प्रोफेशनली बहुत सी चीजें जानने को मिलेगी। और जो कल के टीचर थे उनका साथ में टैग करके मैंने ये लिखा था, और ही वॉज नन अदर देन संदीप वर्मा, जो एक डायरेक्टर है। उनका मास्टरपीस, फर्स्ट मास्टरपीस रहा है मंजूनाथ। ठीक है, ये एक मूवी टाइप थी, और मतलब ही इज ए फिल्म डायरेक्टर, बॉलीवुड से है ये, लेकिन टीचिंग इनका पैशन है। ही इज ए नॉट ए प्रोफेशनल टीचर। उन्होंने बहुत ही अच्छे से समझाया। एक क्लास और हमारी हुई थी, इसके बारे में मैंने शेयर किया था भाई, कमलकांत वशिष्ठ, एंड ही इज वन ऑफ, इवन मैं कहूंगा वन एंड ओनली डायरेक्ट सेलिंग एकेडमिक फेस। इन्होंने फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग में पीएचडी करने वाले ये थे हैं, और इन्होंने ये लेक्चर लिया था। और मेरी जो ये आईएमडीएससी के साथ जर्नी चल रही है, कहीं ना कहीं इनके ही फुटप्रिंट्स के ऊपर चल रही है। इनकी जो स्टोरी मैंने समझी वहां पे, लेकिन उस क्लास में ज्यादा कुछ बताया नहीं गया था। इट्स ऑल अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, जो उनका सब्जेक्ट है। 15 डेज जब पूरे होंगे, या इस वीकेंड पे, हर हर वीकेंड पे मैं कोशिश करूंगा, बट हर 15 दिन की एक समरी या कुछ एक्सपीरियंस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो मुझे एमबीए से मिलेगा, वो मैं यहाँ पे डालने की कोशिश करूंगा। वो जर्नी को एटलीस्ट शेयर करूंगा, और लर्निंग के लिए ऐसे स्पेशल वीडियो बना दिया करूंगा। लेकिन लिंक्डइन के ऊपर आप कंटिन्यूअस लर्निंग्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और उन लोगों के टच में खुद भी आ सकते हैं जिन लोगों से मैं सीख रहा हूँ। ठीक है, और कैसे एमबीए एंड डायरेक्ट सेलिंग की जर्नी होती है वो भी आपको समझ में आएगा। और लर्निंग्स को फ्री में लेने के लिए 100% फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म में हमारा नेक्स्ट जनरेशन एजुकेशन मिलती है, ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। हम प्रोडक्ट डिटेलिंग की सीरीज अभी कर रहे हैं, उससे पहले हम लीड जनरेशन की सीरीज के 5 वीडियोस ला चुके हैं, डायरेक्ट सेलिंग माइंडसेट के 4 वीडियोस ला चुके हैं, और आईएमडीएससी बेसिक्स मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग को कैसे समझा जाए उसके कुछ वीडियोस ला चुके हैं। और उसके अलावा भी हम वीडियोस इनमें अंदर एड ऑन भी कर रहे हैं, और नई सीरीजेस भी प्लान कर रहे हैं। सो दिस इज अ गोल्ड माइन, जहां पे आप लर्निंग कर सकते हो, लेकिन सिर्फ वीडियो को देख करके मत जाओ, सब्सक्राइब करो। आई नो बहुत से लोग सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे। मेरा उसमें स्वार्थ से ज्यादा आप लोगों का स्वार्थ यह है कि इफ यू सब्सक्राइब द चैनल, कंटिन्यूस वीडियो आपके सामने आएंगे, चैनल की ग्रोथ बढ़ेगी, ज्यादा लोगों के सामने जाएगा, और इस राइट सेलिंग का परसेप्शन चेंज करने पे हम कामयाब हो पाएंगे। सो सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग, एंड सीखते रहिए, सिखाते रहिए, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की इमेज को चेंज करने पे हमारे मिशन के साथ जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच।